नमस्कार, मैं प्रोफेसर जी.एन. भतपरे, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरड़। मेरा मोबाइल नंबर है 9406037749। मैं BA भाग 1 राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति की इकाई क्रमांक 2 राज्य नीति के निर्देशक तत्व विषय पर आपके लिए वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। आप जानते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का कोई निश्चित जगह या स्थान नहीं होता है। कहीं से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अभी स्थिति हमारे यहाँ ठीक नहीं है। अभी पूरे हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। आपको ज्ञान भी प्राप्त करना है, तो आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए हम ये वीडियो लेक्चर तैयार कर रहे हैं। तो मेरा टॉपिक्स है राज्य नीति के निर्देशक तत्व। जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है कि भारतीय संविधान निर्माता ये चाहते थे कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, और कल्याणकारी राज्य स्थापना के लिए ये नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई। और ये कहा गया कि कोई भी राज्य अगर नीति निर्देशक तत्वों का पालन करता है तो सच्चे अर्थों में कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। और नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि ये व्यवस्था केवल आयरलैंड के संविधान में है, बाकी विश्व के किसी भी देश के संविधान में व्यवस्था नहीं है। जब भारत का संविधान बन रहा था, संविधान निर्माता ये चाहते थे कि भारत कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त करे, तो संविधान निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई थी। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाए गए थे। उसी तरह से अधिकार समिति ने ये सिफारिश किया कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के अधिकार की बात कही गई, एक नागरिकों के लिए और दूसरा जो है राज्य के लिए। नागरिकों के लिए जो अधिकार की व्यवस्था की गई उसे हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, और राज्य के लिए जो अधिकार की व्यवस्था की गई उसे नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक व्यवस्था की गई है, और नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी ये बात स्पष्ट किया गया है, भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय प्रदान करना, ये बात कही गई है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों की भी व्यवस्था की गई है। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। पहला अंतर यह है कि मूल अधिकार न्याय योग्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर मौलिक अधिकार का पालन नहीं होता है, अगर कोई राज्य नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे दंडित कर सकता है। क्योंकि मौलिक अधिकार में आखिरी जो मौलिक अधिकार है वह न्यायिक उपचारों का अधिकार है। उसके तहत ये कहा गया है कि आपका अधिकार कानून के आधार पर सुरक्षित है। अगर कोई व्यक्ति आपके अधिकार को छीनने का प्रयत्न करता है तो न्यायपालिका उसे दंडित कर सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के संबंध में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता है तो न्यायालय उसे दंडित नहीं कर सकता है। दूसरा कहा गया कि मूल अधिकार निषेधात्मक है, जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक है। मूल अधिकार में राज्यों को यह कहा गया है कि ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि इसे व्यक्ति के अधिकार छीना जा सकता है। लेकिन निर्देशक तत्व में यह कहा गया है कि हर राज्य को यह कार्य करना है जिससे सच्चे अर्थों में कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मौलिक अधिकार निषेधात्मक है और निर्देशक तत्व जो है सकारात्मक है। मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए। मूल अधिकार की जो व्यवस्था की गई है वो नागरिकों के लिए की गई है, और दूसरा जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्यों के लिए। राज्यों को यह कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन करें, तब कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। मूल अधिकार द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, जबकि निर्देशक तत्वों का लक्ष्य है आर्थिक लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करना। इस तरह से हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में काफी अंतर है। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, नागरिकों को अपने सिस्टम के विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है,
और उसी तरह से देश के विकास के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में कौन कौन से निर्देशक तत्व की व्यवस्था की गई है। तो पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। कि भारतीय संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? राज्य को एक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करना। और इसी कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करने के लिए आर्थिक सुरक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए, आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है और कहा गया कि इन निर्देशक तत्वों का पालन जो है हर राज्य करे। जिसमें पहला है प्रत्येक राज्य स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। दूसरा, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। तीसरा, राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। चौथा, प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्यों के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। पांचवा, राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा। मूल संविधान में कहा गया है कि राज्य बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा पा सके एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्था में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों और प्रसूता अवस्था में कार्य न करना पड़े। राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, ये अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सके और उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो। राज्य का कर्तव्य होगा कि गांव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचलन करेगा और गायों, बछड़ों अथवा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयत्न करेगा। राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर तथा न्याय की प्राप्ति में सहायक हो और उचित व्यवस्थापन योजना या अन्य किसी प्रकार के से समाज के कमजोर वर्गों के निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, जिससे आर्थिक असामर्थ्य या अन्य किसी प्रकार से व्यक्ति न्याय प्राप्त करने में वंचित न रहे। राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारियों के भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। इस तरह से भारतीय संविधान में आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है और कहा गया है कि इन निर्देशक तत्वों का पालन राज्य के द्वारा किया जाए तो सच्चे अर्थों में कल्याणकारी उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। दूसरा, सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व। सामाजिक हित की पूर्ति के लिए निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। पहला, राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। दूसरा, राज्य जनता के दुर्बल अंग विशेषकर अनुसूचित जाति जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा हुई। और आज देख रहे हैं कि एक जमाना था कि लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ छुआछूत की भावना रखते थे। आज सरकार के द्वारा जो है ये निरोधक कानून बनाया गया, परिणाम स्वरूप जो है ये छुआछूत को रोका जा सकता है। तीसरा है न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व। भारत में सुगम और सुलभ न्याय व्यवस्था, शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए भी कुछ निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है।
जैसे कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठनों की ओर कदम उठाएगा और उन्हें उतने अधिकार प्रदान किए जाएंगे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करेगा। चौथा जो निर्देशक तत्व है वह है प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। और आप जानते हैं कि जो प्राचीन स्मारक है हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, इनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। तो राज्यों को ये निर्देशित किया गया है कि राज्य जो है ये कार्य करें ताकि हमारे जो प्राचीन जो स्मारक है वो सुरक्षित रह सके। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। हमारे देश की सतह से आरंभिक वर्षों से आप देखेंगे कि नीति रही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति, जियो और जीनो दे की नीति, हम सबके साथ समान व्यवहार करते आए हैं। इसी तारतम्य में हम चाहते थे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य करे। देखिए, एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि 1947 में भारत को जब आज़ादी मिली तो 1947 में आज़ादी के ही दिन पाकिस्तान ने कबाइलों के माध्यम से भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। भारत को मतलब कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो ये मामला चाहते तो हम सुलझा सकते थे, लेकिन हम शांतिपूर्ण ढंग से जो है इस मामला को सुलझाना चाहते थे, इसलिए हमने जो है ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। तो इस तरह से भारत हर क्षेत्र में चाहता है कि शांतिपूर्ण समाधान हो, विवाद को टालने का प्रयास किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि की जाए, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित रखना, राज्यों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना कि मैंने आपस में सुलझाया जाए ताकि विवाद जो आगे न बढ़ सके। इस तरह से नीति निर्देशक तत्वों में यही कहा गया कि ये हमारा राज्य इन निर्देशक तत्वों का पालन करता है तो भारत जो है एक कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कल्याणकारी स्वरूप बाकी में क्या है। देखिए, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। आज़ादी नहीं मिली थी उस समय अंग्रेज हमारा बहुत ज़्यादा शोषण किया। परिणाम स्वरूप हम आगे बढ़ना चाहते थे, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, आर्थिक, शैक्षणिक, हर क्षेत्र में। और जब तक राज्य जो है एक कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त नहीं करेगा हमारा विकास नहीं हो सकता है। इसलिए ये व्यवस्था की गई कि राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे और सच्चे अर्थों में कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त कर सके। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना। मैं अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान में कौन कौन से निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई। आज के परिप्रेक्ष्य में संविधान को बने लगभग 70 साल हो गया है। 70 उस समय के परिस्थिति के अनुसार हमारे देश का संविधान का निर्माण हुआ था। आज परिस्थितियां बदल गई हैं और बदलती हुई परिस्थितियों में संविधान की आलोचना भी हुई है। तो इस नीति निर्देशक तत्वों की क्या क्या आलोचना हुई है, क्या कमियां बताया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ लोगों का कहना यह है कि इस नीति निर्देशक तत्व में वैधानिक शक्तियों का अभाव है। वैधानिक शक्ति का तात्पर्य क्या है कि अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता है तो न्यायपालिका उसे दंडित नहीं कर सकता है, तो ये व्यवस्था करने का कोई मतलब नहीं है। तो वैधानिक शक्ति का अभाव, ये आरोप लगाया गया है। दूसरा कहा गया है निर्देशक तत्व काल्पनिक, एक आदर्श मात्र, एक कल्पना मात्र है जिसको व्यवहारिक जगत में अमल करना बहुत कठिन है। आलोचकों का मत है कि ये एक तरह से काल्पनिक है, एक आदर्श है जिनको व्यवहारिक जगत में अमल किया जाना जो संभव नहीं। तीसरा आरोप लगाया गया है कि एक संप्रभुता संपन्न राज्य में अप्राकृतिक। संप्रभुता संपन्न मतलब कि राज्य एक संप्रभु संपन्न राज्य है और उनको कोई दूसरी व्यवस्था जो है आदेशित करे, ये न्यायोचित नहीं होगा, ये आरोप लगाया गया। और ये चौथा आरोप लगाया गया है कि संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में संविधान सर्वोच्च है और संविधान की मर्यादा का पालन करना हर व्यक्ति, हर राज्य, हर सरकार को आवश्यक है।
संविधान में लिखा गया नीति निर्देशक तत्व और यह कहा गया है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर पालन नहीं करता है तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस तरह से राज्य क्या करे, इसमें गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, ऐसा आरोप लगाएगा। इसके बावजूद भी आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्वों की महत्ता भी है, हमारे राज्य के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मैं इसकी महत्ता आपको बताना चाहूँगा कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति है, क्योंकि आप जानते हैं कि जनमत मतलब जनता की शक्ति है कि जनता मतलब सरकार को जनता चुनती है और जनता की इच्छा के अनुसार उनको कार्य करना पड़ता है और सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए इसको जनमत की शक्ति है। नैतिक आदर्शों के रूप में पहले भी बताया हूँ कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और इसकी पूर्ति करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है और ये नीति निर्देशक तत्व हमारा एक नैतिक आदर्श है और इन आदर्शों की पूर्ति करना हर राज्य का कर्तव्य माना जाता है। शासन के मूल्यांकन का आधार, शासन का मूल्यांकन इस तरह पर किया जा सकता है कि कौन से राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन कर रहा है, कौन से राज्य जो कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। सामाजिक आर्थिक क्रांति के अंगदूत हमारा नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक न्याय प्रदान करना, सामाजिक न्याय प्रदान करना है। सामाजिक आर्थिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में माना जा सकता है और संविधान की व्यवस्था में सहायक है। कार्यपालिका प्रधान इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो इस तरह से नीति निर्देशक तत्वों की हमारे जो व्यवहारिक जीवन में महत्ता है। अब मुख्य बात तो यह है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, इसका क्रियान्वयन राज्यों के द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं, कब कब क्रियान्वयन किया गया है, कैसे क्रियान्वित किया गया है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन, पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में व्यवस्था की गई जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का अंत और भूमि सुधार। इसका पहले क्या होता था? जमींदार होते थे, जागीरदार होते थे, वो भूमि के स्वामी माने जाते थे। किसान कृषक जो है खेती करते थे, उनसे लगान वसूलने का कार्य जो इनके द्वारा किया जाता था। तो इस व्यवस्था को भी समाप्त किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिसके आधार पर देश का विकास हो सके। पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। पंचायती, गांधी जी का एक ही सपना, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए ग्राम स्वराज्य की स्थापना की जाए। और इसी के तारतम्य में 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया और 74वां संवैधानिक संशोधन में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए भी कार्य किया गया। शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। फिर सामाजिक सुरक्षा संबंधी, सामाजिक सुरक्षा में क्या है? वृद्धा पेंशन, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और इस योजना के तहत हर व्यक्ति को गारंटी दी जाती है कि कम से कम 100 दिन का काम आपको दिया जाएगा। 100 दिन काम की गारंटी जो है सरकार आपको देती है। बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था 20 बैंकों, 20 प्रमुख जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। परिवहन, कोयला, खान, बिजली आपूर्ति, इन सारी चीज़ों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर संपत्ति के अधिकार के संबंधी व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया। संविधान में, मूल संविधान में जब मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई तो संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार के श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया था। बाद में देखा गया कि इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही थी, परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त न्यायिक व्यवस्था में सुधार, न्यायिक व्यवस्था में जैसे सामाजिक सुरक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना करना और उनके लिए संरक्षण की व्यवस्था करना, अस्पृश्यता निवारण कानून की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त अनिवार्य था निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। आज शिक्षा हर व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना है। इसके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस तरह से
भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अगर इन नीतियों का पालन अगर ईमानदारी से सच्चे अर्थों में पालन किया जाए तो राज्य जो है कल्याणकारी स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। मैंने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको बताया। इस व्याख्यान के संबंध में अगर किसी प्रकार का सवाल हो तो आप जो है मेरे मोबाइल नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट करके सवाल पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अगर इस वीडियो के संबंध में कोई सुझाव हो तो भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं।